दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे वाटर पोल्यूशन का टॉपिक। नॉइस पोल्यूशन को शायद हो सकता है आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करें, एंड रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। ये दो टॉपिक हो सकता है कि अगर हमें आज टाइम मिला तो हम कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर में हम इनके बारे में जानेंगे। इसके अलावा कुछ एक टॉपिक हमारे और रहते हैं पोल्यूशन टॉपिक के अंडर, जैसे म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइन निकाली है। देन अगर हम बात करें हजार्डियस जो वेस्ट होते हैं उसके बारे में गवर्नमेंट ने क्या गाइडलाइन निकाली है, इन सभी के बारे में हम जानेंगे आने वाले लेक्चर्स में। यानी एक दो लेक्चर की बात और है, फिर पोल्यूशन टॉपिक खत्म, फिर हमारा एक ही टॉपिक मेजर रह जाता है क्लाइमेट चेंज। इसके अलावा एक आधा छोटा मोटा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसको हम लास्ट में बिल्कुल एंड में करेंगे कवर। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। अगर बात कीजिए मरीन पोल्यूशन की, तो आपने अक्सर देखा होगा, जैसे एक शहर है, ये मान लीजिए दिल्ली है। दिल्ली में जितना भी कचरा है वो कहीं ना कहीं ड्रेन में जाता है। अब ड्रेन से ये पानी थोड़ा बहुत हम ट्रीट करके रिवर में डंप कर देते हैं। अब जितना भी शहर का कचरा है वो कहाँ पर है? इस रिवर में है। अल्टीमेटली ये रिवर जाकर कहाँ पर मिलेगी? समुद्र में जाकर मिलेगी, यानी ओशन में मिलेगी। अब इसकी वजह से आप देखेंगे कि जो ओशन वाटर है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है, बिकॉज दुनिया का जितना भी कचरा है वो यहीं पर ही आके रुकता है। तो यहाँ पर जो भी आपके पोटेंशियल केमिकल्स होते हैं, ठीक है जी, जो भी ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो लाइक हम डंप करते हैं वाटर के अंदर, वो सभी कहीं ना कहीं पोल्यूट करते हैं आपके ओशन वाटर को, और इसी को कहा जाता है मरीन पोल्यूशन। उदाहरण के तौर पे आप अक्सर अपने घर में कपड़े धोते होंगे। कपड़े जब हम धोते हैं तो डिटर्जेंट का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये जो डिटर्जेंट है इसमें दो तरह के हिस्से होते हैं, एक जो पानी से चिपकता है, एक वो जो डर्ट से चिपकता है। अब देखिए, जो पानी से चिपकता है वो उसको पानी से बाहर नहीं जाने देता, और जो डर्ट अपने में चिपकाता है, यानी डर्ट को कहीं ना कहीं एकजुट करता है, अपने पास लेके आता है, वो हिस्सा बहुत सा कूड़ा या ये कह लीजिए बहुत सी डर्ट को अपनी तरफ खींचेगा जब वो पानी में होगा। अल्टीमेटली हो सकता है कि ये पोल्यूटेंट, यानी कि ये डिटर्जेंट का वो हिस्सा, पार्टिकल, किसी फिश के द्वारा निगल लिया जाए, तो इससे बायो अक्यूमुलेशन जैसी प्रॉब्लम हो सकती है। बट ये बायो अक्यूमुलेशन नॉर्मल बायो अक्यूमुलेशन से बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कूड़े को हम एक जगह एकत्रित करके वो कहीं ना कहीं जा रहा है एक फिश के पेट में, तो इससे जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अक्सर ऐसा होता है कि जैसे जो स्टिकी केमिकल्स होते हैं वो कई बार अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं प्लैंक्टॉन्स के द्वारा, और इससे वो फूड चेन में एंटर करते हैं। नॉट जस्ट फिशेस, प्लैंक्टॉन्स में भी ये दिक्कत है। अब जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है कि तेल है या कुछ है ऐसा जो थोड़ा ग्रीसी टाइप का, चिपचिपा सा है, वो प्लैंक्टॉन के ऊपर जाके चिपकेगा। अब वो प्लैंक्टॉन के ऊपर जब जाके चिपकेगा तो प्लैंक्टॉन को खाते हैं आपके जू प्लैंक्टॉन्स, और यहाँ से वो आपकी फूड चेन के अंदर एंटर कर जाएगा, और इसकी वजह से बायो अक्यूमुलेशन एंड मैग्निफिकेशन दोनों तरह की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। अब ये तो प्रॉब्लम है केमिकल्स के साथ। एक प्रॉब्लम और भी है केमिकल के साथ, दैट इज यूट्रोफिकेशन, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं बहुत से लेक्चर्स में। यूट्रोफिकेशन कैसे होती है? जैसे मान लीजिए नाइट्राइट या नाइट्रोजन बेस्ड कोई आपका केमिकल है, या फॉस्फेट बेस्ड आपका कोई केमिकल है, और ये पानी में जाता है। इससे पानी के अंदर न्यूट्रिएंट की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से एल्गल ब्लूम देखने को मिलता है पानी के अंदर, जो कि सनलाइट को भी कम कर देता है, और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड को इंक्रीज करके उस पानी को अनफिट बना देता है। तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम सिर्फ एक नहीं है। मरीन पोल्यूशन में हमें बहुत सी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और मरीन पोल्यूशन में जब आपको ऐसे ही एल्गल ब्लूम देखने को मिलती है तो इसे रेड एल्गल ब्लूम कहा जाता है, जो कि यहाँ पर मिलने वाले बैक्टीरिया की वजह से है। अब आपने मुझे ये बताना है कि यहाँ पर कौन से टाइप के आपके बैक्टीरिया आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कई बार केमिकल्स कुछ ऐसे भी होते हैं जिसकी वजह से ओशन वाटर की एसिडिफिकेशन इंक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अगर डिजॉल्व होने लगे पानी के अंदर तो ये कार्बोनिक एसिड बनाएगी, और ये कार्बोनिक एसिड आगे चलकर जो शेल्स हैं, स्केलेटन्स हैं, आपके कैल्शियम कार्बोनेट वाले जितने भी मरीन ऑर्गेनिज्म हैं उनके ऊपर इम्पेक्ट करेगी, एंड इसकी वजह से प्रॉब्लम रहेगी कि आपके जो स्केलेटन्स डेवलप होते थे मरीन लाइफ में वो कहीं ना कहीं अब कम डेवलप होंगे। अगर ये कम डेवलप होंगे तो कहीं ना कहीं कैल्शियम कार्बोनेट का जो डिपॉजिट है ओशंस के अंदर वो डिक्लाइन करने लगेगा, और इसकी वजह से
बहुत से इश्यूज होंगे। अब कई बार आपके पोल्यूशन ऐसा भी होता है जो सनलाइट को कहीं ना कहीं अंदर नहीं जाने देता है। अब इसके लिए उदाहरण देना चाहूँगा, मान लीजिए ये एक शिप है, ऑल्दो मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है। अब किसी कारणवश जैसे टाइटैनिक टूट के गिरा था, ऐसे ये जहाज़ टूट गया। अब कई बार ऐसा होता है कि कई बार आपके जहाज़ों में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से ऑयल का रिसाव होता है। अब ये जो ऑयल होता है ये डार्क कलर का होता है, ये एक लेयर की तरह ऊपर फ्लोट करता है पानी के। अब जब ये पानी के ऊपर ऐसे फ्लोट करता है तो ये कहीं ना कहीं नीचे सनलाइट को आने नहीं देता, और साथ के साथ जो आपका एयर वाटर इंटरफेस है उसको भी कहीं ना कहीं बंद कर देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की जो प्रेजेंस है वो इस पानी में कम होती जाएगी और धीरे धीरे ये इकोसिस्टम डिक्लाइन करने लगेगा। तो कई बार पोल्यूशन की वजह से ऐसी प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। अल्टीमेटली जो इसका एंड रिजल्ट है, जो भी आपको सिनेरियो देखने को मिले, इसकी वजह से आपको बायोडाइवर्सिटी में लॉसेस देखने को मिलेंगे, बिकॉज क्योंकि आपके पास ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, साथ के साथ आप ये देखिए कि फूड की अवेलेबिलिटी कम हो रही है, या बायोमैग्निफिकेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम डिक्लाइन करेगी। और ये ह्यूमन सर्वाइवल के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि जितनी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी रहती है उतना ही बेटर रहता है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, बिकॉज नेचर नेवर लाइक सिंपल थिंग्स। कॉम्प्लेक्सिटी ही बेसिक रूल है आपके नेचर का। जितना कॉम्प्लेक्स फूड वेब होगा उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि ये अर्थ सस्टेन कर सके, अदरवाइज प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। नाउ लेट अस कम टू द कॉजेस। पहला पॉइंट है सीवेज वेस्ट। देखिए सीवेज वेस्ट आप सभी को पता है कि गंगा का एग्जांपल दूं अगर मैं आपको, गंगा में सीवेज वेस्ट बहुत मात्रा में देखने को मिलता है, जिसके सबूत ये है कि इकोलाई बैक्टीरिया जो अमूमन सीवेज में देखने को मिलता है वो आपको गंगा में भी पाया जाता है। अब गंगा में ये मिलने का मतलब है कि आगे चलकर ये गंगा ड्रेन करेगी बे ऑफ बंगाल में, और बे ऑफ बंगाल में पोल्यूशन लेवल इंक्रीज करेगा। तो सीवेज वन ऑफ द मेजर पॉइंट। देन कम्स योर सेकेंड पॉइंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। अब इसके लिए भी मैं आपको करंट कंटेक्स्ट देता हूँ। जैसे आपने 2020 में कुछ एग्जाम्पल्स देखे होंगे जहाँ पर गंगा की इमेजेस पब्लिश हुई होंगी और ये कहा गया होगा कि भैया इंडस्ट्रियल वेस्ट कम होने की वजह से, क्योंकि उस टाइम लॉकडाउन था, तो इसकी वजह से एक्चुअल में पोल्यूशन लेवल काफ़ी कम हो गया है गंगा के अंदर। तो ये भी एक चीज़ है, दैट इज इंडस्ट्रियल वेस्ट, जो कि हम अनट्रीटेड डिस्पोज ऑफ करते हैं रिवर्स के अंदर, एंड रिवर्स अल्टीमेटली आपकी ड्रेन करती हैं ओशंस के अंदर। तो ये भी मेजर कॉज है मरीन पोल्यूशन का। देन ऑयल स्पिल ओवर। अगर हम बात करें 1750 से पहले आपका मतलब इंजन्स वगैरह की खोज इतनी नहीं हुई थी, तो उस समय जो पोल्यूशन लेवल था वो इतना ज़्यादा नहीं था आपके ओशंस में। बट हाल फिलहाल की बात करें तो दो चीज़ें, एक तो आपका ओशन ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो सी रूट्स हैं उसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है ह्यूमंस के द्वारा, एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि ऑयल एक्सट्रैक्शन जो हम कर रहे हैं उसमें भी ओशंस के अंदर हम ड्रिलिंग करते हैं, जिसमें कई बार ऑयल का रिसाव हो जाता है आसपास के एरिया में। तो ये भी सेकंड इम्पॉर्टेंट कारण है जिसके कारण आप ये देखते हैं कि आपका जो वेस्ट है ओशन के अंदर वो बढ़ता जा रहा है। देन ओशन माइनिंग। आपने डीप सी माइनिंग के बारे में सुना होगा, शायद डीप ओशन माइनिंग के बारे में भी सुना होगा। जैसे इंडिया भी ट्राई कर रहा है कि कहीं ना कहीं ओशन माइनिंग को स्टार्ट करे। तो ओशन माइनिंग में जस्ट नॉट आपका डीप सी, बल्कि ये ऑयल ड्रिलिंग भी आ जाता है। तो ये दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं पल्यूट करते हैं आपके इन्वायरमेंट को। फिर बात करते हैं प्लास्टिक की। प्लास्टिक दो तरह से आता है, एक तो जो हम नॉर्मल प्लास्टिक यूज़ करते हैं, जैसे कोई बॉटल हो गया, कोई प्लास्टिक की कैन हो गया या टिफ़िन हो गया, कुछ भी हो गया। अल्टीमेटली जो सारा कूड़ा है वो कहीं ना कहीं ओशन में जाके डिपॉजिट होता है। तो यहाँ पर प्लास्टिक पोल्यूशन एक ये हो गया जो सालों साल पानी के एक्शन के कारण करोड़ होगा, टूटेगा और बाद में अल्टीमेटली माइक्रो प्लास्टिक में चेंज होगा। अब दूसरे तरह का प्लास्टिक आता है माइक्रो बीड या माइक्रो प्लास्टिक जिसे कहते हैं। अब माइक्रो प्लास्टिक या माइक्रो बीड्स होते क्या हैं? अक्सर आपने जैसे फेस वॉश को यूज़ किया होगा, फेस वॉश में आपने सुना होगा कार्बन एक्टिव है या कोल एक्टिव, कुछ ऐसे आपके वो आते हैं ना, फेस वॉश जिसमें गंदगी को जो आपके चेहरे से खींच लेते हैं। अब ये जितने भी आपके जो फेस वॉश है या स्किन क्रीम्स हैं, इनमें फिलर्स यूज़ होते हैं और ये फिलर्स अमूमन माइक्रो प्लास्टिक के होते हैं। अब ये जो माइक्रो प्लास्टिक है अल्टीमेटली जब आप मुंह धोते हैं तो पानी में ड्रेन होते हैं, ये पानी रिवर में जाता है और रिवर
अल्टीमेटली ओशन में ड्रेन करती है। तो यहाँ पर इन जनरल ये माइक्रोप्लास्टिक भी वन ऑफ द मेजर सोर्स है आपके पोल्यूशन का। अब पैराबेन के बारे में आपने शायद सुना होगा। कई आपके पैसिफिक आइलैंड्स ऐसे हैं जहां पर पैराबेन को बैन कर दिया गया है, जो कि आपके सनस्क्रीन में देखा जाता था, क्योंकि इससे कोरल्स के ऊपर बहुत डीप इम्पैक्ट पड़ता था। तो यहां पर आप पैराबेन जैसी चीजों को भी याद रख सकते हैं। देन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स इज सरफेस रन ऑफ। आपको समझना होगा ऑलमोस्ट 80% जो पोल्यूशन है जो ओशन के अंदर देखने को मिलता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सरफेस रन ऑफ। क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी केमिकल्स हैं सरफेस रन ऑफ के थ्रू ये आपकी रिवर्स में जाते हैं, चाहे इसमें आपके प्लास्टिक हो गया, सब कुछ हो गया। क्योंकि जैसे बारिश वगैरह होती है तो रन ऑफ के थ्रू ही ये आपका जैसे जितना भी वेट डिपॉजिट हुआ या ड्राई डिपॉजिट हुआ है एसिड का, प्लास्टिक का, अगर हम वेस्ट की बात करें, अगर हम बात करें जितना भी सॉलिड वेस्ट है उसका जो केमिकल लीच करके आया है वो सभी अल्टीमेटली रिवर में ड्रेन करेगा और रिवर अल्टीमेटली ओशन में। तो दैट इज़ वाई जो आपका सरफेस रन ऑफ है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है, क्योंकि 80% जो हमारा प्रॉब्लम है उसकी जड़ यही है, सरफेस रन ऑफ। अब इनके लिए उपाय क्या है? अगर सीवेज वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट की हम बात करें तो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड्स तो इंडिया ने डिसाइड कर रखे हैं, बट उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, इनको अपग्रेड करने की ज़रूरत है सो दैट ये जो सीवेज वेस्ट निकलता है इसमें कम से कम टॉक्सिसिटी हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए भी हमें प्रॉपर मैकेनिज्म डेवलप करने की ज़रूरत है और जो पोल्यूटिंग इंडस्ट्री हैं उनको पेनलाइज करने की भी ज़रूरत है। अगर सरफेस रन ऑफ की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें रेगुलेट करना होगा, बीच में एक बफर जोन बनाने की ज़रूरत है जहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये रिवर है, अब इस रिवर से पहले अगर मैं बफर जोन बना दूंगा तो जितने केमिकल हैं वो यहीं पर स्टोर होकर रह जाएंगे, पानी साफ ही जाएगा आपके कहाँ पर, रिवर के अंदर। तो यहाँ पर हमें ज़रूरत है जैसे वेटलैंड्स की, आपके ये जो एरियाज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, चाहे एक्वेटिक चाहे मरीन की बात कर रहे हैं हम, तो वो चीज़ हम कंजर्व कर सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक, चाहे माइक्रो प्लास्टिक हो या आपका लाइक नॉर्मल प्लास्टिक, हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इसका यूटिलाइजेशन कम से कम करें सो दैट आने वाले टाइम में इसकी प्रॉब्लम को हम कम कर सकें। ऑयल स्पिल ओवर और ऑयल माइनिंग के लिए लाइक वी कैन स्विच टू द डिफरेंट सोर्सेज। लाइक अगर हम बात करें ओशन माइनिंग की या ऑयल ड्रिलिंग की, तो अगर ऑयल की यूजेस कम होगी तो बट ऑब्वियस है जो ड्रिलिंग है ओशन के अंदर वो कम हो जाएगी। अगर बात की जाए ऑयल स्पिल ओवर की, तो जो हम ये शिप्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं, अगर इसको सोलर पावर्ड या कुछ और तरीके से हम रन कर सकें तो इससे कहीं ना कहीं ऑयल स्पिल ओवर की हम प्रॉब्लम को डिक्रीज कर सकते हैं। तो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। अब बात करते हैं मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन की। देखिए, अगर हम मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें तो ये ना केवल बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इम्पेक्ट करता है, बल्कि इसकी वजह से हर साल $13 बिलियन का इकोनॉमिक लॉस होता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये जो लॉस की हम बात करें, इसमें बायोडाइवर्सिटी का लॉस और वैसे सभी तरह के लॉसेस को हम इंक्लूड करते हैं। अगर प्लास्टिक पोल्यूशन की बात करें, ना केवल ये आपको पोल्स के आसपास अब देखने को मिलता है, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट आर्टिक एंड अंटार्कटिक वाले एरिया की, साथ ही साथ जो डीपेस्ट पॉइंट है यानी चैलेंजर डीप्स, वहाँ पर भी आपको कहीं ना कहीं प्लास्टिक देखने को मिल सकता है। तो ये कहीं ना कहीं प्लास्टिक जो है ये पूरे ओशन में फैला हुआ है। अब ऐसे ही एक आपको पैच देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन में भी, लाइक पैसिफिक में भी और अटलांटिक में भी। बट कहीं ना कहीं ये जो पैचेस हैं, गार्बेज पैच, जैसे हम पैसिफिक की बात करें तो वहाँ पर ये पैच लगभग कैलिफोर्निया सिटी जितना है। तो ये काफ़ी बड़ा पैच है। अगर हम बात करें इंटरनेशनल स्पेस सेंटर की, तो वहाँ से भी हम इस पैच को देख सकते हैं। तो ये जो कहीं ना कहीं गार्बेज इकट्ठा हो रहा है आपके मरीन या एक्वेटिक इकोसिस्टम में, इसके बहुत से नेगेटिव इम्प्लीकेशन हैं, या ये कह सकते हैं नेगेटिव रिपरकशंस हैं। सबसे पहले तो प्लांट्स की जो ग्रोथ है या आपके जो स्पीशीज़ हैं, वेरियस स्पीशीज प्लांट एनिमल, इनकी ग्रोथ के ऊपर इम्पेक्ट देखने को मिल सकता है इसकी वजह से। अब इसका कारण एक ये भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आप देखिए इसके नीचे सनलाइट अच्छे से पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी तो फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर कम देखने को मिलेगी। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस कम होगी तो इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन कहीं ना कहीं कम होती जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की प्रोडक्शन लेवल उतना नहीं है। इसके अलावा कई बार आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि जो स्पीशीज़ है उनमें इंजेक्शन देखने को मिले, मतलब वो प्लास्टिक वगैरह खा गए हैं, या सफोकेशन, जैसे प्लास्टिक के अंदर किसी फिश का, जैसे यहाँ पर आप ये फिश को देख रहे हैं,
ये फिश कहीं ना कहीं प्लास्टिक बॉटल में फंस गई है, तो कहीं ना कहीं आपको वैसी चीज़ें देखने को मिल सकती कि फिश सफोकेट होके मर गई, इंटेंगल्ड होके मर गई। तो यहाँ पर हर साल लाखों करोड़ों स्पीशीज सिर्फ इस कचरे से ही मर जाती है। इसके अलावा बायोमैग्निफिकेशन और अक्यूमुलेशन की प्रॉब्लम तो अलग से है। अब एक और मेजर रीज़न है, वैसे चाहे मैग्निफिकेशन या अक्यूमुलेशन इतनी देखने को मिले या ना मिले, एक प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हैबिट्स में चेंज आना। जब फिशेस को इतना ज़्यादा कूड़ा देखने को मिलता है, अब कैसा लगे आपको अगर आपके घर के आगे कोई बहुत से कूड़े का ढेर कहीं ना कहीं जमा कर दे, तो इससे कहीं ना कहीं आपका जो जो मेंटल बैलेंस है, न्यूरोलॉजिकल बैलेंस है, वो कहीं ना कहीं डिस्टेबल हो जाएगा और इसके कारण रिप्रोडक्टिव स्ट्रेस जनरेट होता है इन फिशेस की स्पीशीज में। साथ के साथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी जनरेट होते हैं और ये अल्टीमेटली जो बायोडाइवर्सिटी है मरीन ऑर्गेनिज्म की, उसको इम्पेक्ट करता है। अब इसी चीज़ को दूर करने के लिए हम सबसे पहले कन्वेंशन लेके आए थे एक 1972 में। इस कन्वेंशन का नाम था कन्वेंशन ऑन डंपिंग ऑफ वेस्ट एट सी। इसे कई बार लंदन कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है 1972 के, और कई बार लंदन प्रोटोकॉल इसके अंडर आए गए उसके नाम से भी जाना जाता है। बेसिकली इंटरनेशनली हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या रोक सकते हैं मरीन पोल्यूशन को, ये जो आपका कन्वेंशन है इसके ऊपर एम करता है। मतलब इसका एम क्या है, कैसे हम मरीन पोल्यूशन को रोकें, इसके ऊपर हम फोकस करेंगे यहाँ पे। अब अगर कोई लोग डेलिबरेटली डिस्पोज ऑफ करते हैं वेस्ट को, जैसे वेसल्स के थ्रू, एयरक्राफ्ट के थ्रू या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू ओशंस के अंदर डंप करते हैं वेस्ट को, तो इसके ऊपर मनाही है। इसके लिए कुछ प्रावधान बनाए गए हैं जिससे जो कंट्री है इसके ऊपर फाइन भी लग सकता है, इवन बाकी रिस्ट्रिक्शंस और भी इसके ऊपर लग सकती है। अब इसमें किसी भी तरह का कोई वेस्ट नहीं इंक्लूड करते हैं जो सी एक्सप्लोरेशन के थ्रू जनरेट होता है। तो इसमें एक ये कमी है, आपको याद रखना है कि सी एक्सप्लोरेशन मतलब ऑयल ड्रिलिंग वगैरह मैं कर रहा हूँ, उस समय अगर कोई वेस्ट जनरेट हो रहा है तो वो इसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। इसके बाद 1978 में इसे अमेंड किया गया और इसके अंदर इनकार्नेशन ऑफ वेस्ट, मतलब अगर आप किसी वेस्ट को जला रहे हैं समुद्र के किनारे, उसको भी इंक्लूड किया गया। साथ के साथ 1993 में एक बार फिर से इसे अमेंड किया गया और इस बार रेडियो एक्टिव जो मटेरियल्स होते हैं उनको भी डंप करने से रोका गया ओशन के अंदर। तो इन जनरल ये दो इसमें अमेंडमेंट आए थे। इसके अंडर एक और प्रोटोकॉल भी है जो 1996 में आया था, जिसे लंदन प्रोटोकॉल भी कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टिव है। इसमें ये कहा गया है कि आप किसी भी तरह से हार्म नहीं कर सकते ओशंस को अंदर, जैसे वेस्ट को डिपॉजिट करके आप किसी भी तरह से हार्म नहीं कर सकते हैं मरीन ऑर्गेनिजम्स को। इसके अलावा आप वेस्ट को एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। अब कई बार क्या होता है कि कई कंट्रीज जिनके पास पैसा है वो दूसरी कंट्रीज में अपने वेस्ट को एक्सपोर्ट करते हैं, ताकि जो कंट्रीज जिनके अंदर पैसा नहीं है, जैसे मैं आपको कहूँ कि अफ्रीका में ऐसे बहुत से देश हैं जिनकी जीडीपी इतनी नहीं है कि वो अपने देश में कुछ ग्रोथ कर सके, तो वो ऐसे सिचुएशन में होते हैं कि आप कुछ भी भेज दीजिए, हम डंप कर देंगे। बट यहाँ पर इस चीज़ को कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की गई है। इस प्रोटोकॉल के तहत आप शिप्स के थ्रू इस तरह के वेस्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकते। अब इसमें जो वेस्ट मटीरियल है इसमें आप इंक्लूड करते हैं सीवेज को, स्लजेस को और फिश वेस्ट को। तो ये सभी चीज़ों को आप इस वेस्ट के अंडर काउंट करते हैं। तो यहाँ पर हमने रिस्ट्रिक्शन लगाई है कि हम वेस्ट को डिस्पोज ऑफ नहीं करेंगे और उसको कहीं ना कहीं हम एक्सपोर्ट भी नहीं करने देंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ आती है, पोल्यूटर टू पे प्रिंसिपल। इस प्रोटोकॉल के तहत हमने पोल्यूटर टू पे प्रिंसिपल को भी अप्लाई करने की कोशिश की है इंटरनेशनल कन्वेंशंस में। नाउ एक और अमेंडमेंट आती है इसके 10 साल बाद, जो कि 2006 में आती है। इस अमेंडमेंट में हम क्या करते हैं कि हम रेगुलेट करते हैं कार्बन कैप्चर और स्टोरेज को। मीन्स आपको पता होगा कि ओशन इज अल्टीमेटली द सिंक फॉर कार्बन। कार्बन सबसे ज़्यादा डिजॉल्व अगर हमें देखने को मिलती है या स्टोरेज देखने को मिलती है वो ओशन वाटर में देखने को मिलती है। तो कहीं ना कहीं हम उसको यहाँ पर इंक्लूड करते हैं, उसे रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम उसे और बेटर कर सकें। साथ के साथ जो ओशंस में आपको एसिडिफिकेशन या क्लाइमेट चेंज के कारण जो ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है, हम उसको भी रेगुलेट या कह सकते हैं कि हम चेक करने की कोशिश करेंगे। बिकॉज ओशन एसिडिफिकेशन बायोडाइवर्सिटी के लिए एक संकट है और आप जानते हैं कि मरीन पॉपुलेशन अगर एक बार डिक्लाइन होनी स्टार्ट हुई
तो हमारे पास अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके थ्रू हम उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकें। मीन्स हम कहीं ना कहीं उस डिक्लाइन को रिवर्स नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से हमें ओशन एसिडिफिकेशन को पहले ही रोकना होगा, बिकॉज ओशन एसिडिफिकेशन से कोरल ब्लीचिंग देखने को मिलती है, और कोरल ब्लीचिंग अगर देखने को मिलती है तो फूड नहीं रहेगा ओशन के अंदर, और फूड नहीं रहेगा तो फिशेस कैसे रहेंगी। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के कारण भी ओशन एसिडिफिकेशन इंक्रीज होता है, और ऑक्सीजन की डिमांड जो है, वो अवेलेबिलिटी कहीं ना कहीं डिक्लाइन कर जाती है। देन कम्स द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपका कन्वेंशन, जो कि यूनाइटेड नेशन का है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी। अभी भी रिसेंट टाइम में भी ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। आपको पता होगा श्रीलंका के आसपास से, श्रीलंका के एक पोर्ट पे आपकी चाइना की एक पनडुब्बी आई थी, उस वजह से काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। आमूमन चाइना की वजह से ये आपके यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी न्यूज़ में रहेगा। क्यों यू न्यूज़ में रहेगा? बिकॉज इसने कुछ चीज़ें डिफाइन की है। जैसे सॉवरेन टेरिटरी के बारे में बात करें तो ये टेरिटोरियल जो सी होते हैं, ये आपका क्या है, सॉवरेन एक्सटेंट है। यहाँ पर आपकी एयर स्पेस, वाटर कॉलम और ये सब कुछ जितनी भी यहाँ पर मिनरल्स वगैरह है वो सभी आपको बिलोंग करते हैं। यहाँ पर आप इनोसेंट पैसेज को अलाउ कर सकते हैं। मीन्स कोई ऐसा जहाज है जो नॉर्मल कार्गो शिप है, उनको आना जाना यहाँ पर अलाउड है। तो सॉवरेन टेरिटरी में किसी और को आना अलाउड नहीं होता। अब इसी में एक एरिया होता है लिमिटेड इन्फोर्समेंट जोन का, जिसे हम कंटिन्यूअस जोन कहते हैं। कंटिन्यूअस जोन जो ये है, यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है, बट टेरिटोरियल वाटर से कम। अब ये जो है ये आपका बेसिकली 12 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंडेड था। 12 से 24 तक आपका कंटिन्यूअस जोन आ जाता है। वैसे 12 से लेके 200 माइल तक यहाँ तक का जो ये एरिया है ये कहलाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। अक्सर साउथ चाइना सी में चाइना अपने एरिया को क्लेम करता है कुछ एक पार्ट पे, जहाँ पर अभी भी डिस्प्यूट चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक्सप्लोरेशन वगैरह जो भी होती है लिविंग या नॉन लिविंग आपके ऑर्गेनिजम्स की, या आप ये कह सकते हो ऑयल ड्रिलिंग वगैरह, वो सभी के ऊपर एक कंट्री का अधिकार है जो कि इस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को गवर्न कर रही है। तो कहीं ना कहीं सॉवरन राइट है आपके पास एक्सप्लोरेशन के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, सभी चीज़ों के लिए इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया को। देन इसके बियॉन्ड आ जाता है आपका हाई सी। अब हाई सी ऐसा एरिया है जहां पर आप कह सकते हैं कि आमूमन आपको किसी देश की बाउंड्री या आप ये कह सकते हैं कि किसी देश का राइट देखने को नहीं मिलता है। वैसे तो 200 नॉटिकल माइल से लेके ये अगले 200 नॉटिकल माइल तक ये जो एरिया है ये फिर भी थोड़े बहुत सॉवरेन राइट्स रहते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में, जो आपकी कोस्टल कंट्री है उसके। बट इसके बियॉन्ड यानी 400 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड जो भी आपका एरिया है दैट इज नो नेशन बाउंड्री, मतलब यहाँ पर किसी नेशन का वाटर नहीं है, वो इंटरनेशनल वाटर है। तो इसमें अगर आपको कोई भी ऑयल एक्सप्लोरेशन या कुछ भी करना है इंटरनेशनल वाटर में, उसके लिए परमिशन इससे लेनी होगी। तो आप अक्सर जब भी इंडिया का डीप सी मिशन के बारे में आप सुनेंगे कि हम एक्सप्लोरेशन करना चाहते हैं, तो तब भी आप इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सुनोगे। तो अब थोड़ा बहुत इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। अब देखिए, ये जो आपकी कन्वेंशन है इसको ऑब्लिगेशन दी गई है, इसको जिम्मेवारी ये दी गई है कि मरीन एनवायरनमेंट को इसने प्रोटेक्ट करना है। मीन्स कहीं ना कहीं साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप हाई सी को प्रोवाइड कर सकते हैं, बट हाई सीज यानी इंटरनेशनल वाटर जो है आपका, यहाँ पर आप रेगुलेट करेंगे जो भी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं उनको। मीन्स कहीं ना कहीं इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेवारी जो यहाँ पर रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो किसकी है? ये आपकी यूनेस्को की है, यानी कि ये यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सीज की है। अगर इसके बारे में बात करें तो ऑलमोस्ट 167 कंट्रीज इसके मेंबर हैं और यूरोपियन यूनियन अलग से है। ये एक लीगल रिजीम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जिससे डीप सी बेड एरियाज में आप कैसे एक्सप्लोरेशन करेंगे, किस नेशन की जुरिस्डिक्शन है, कहाँ तक, इन सभी के बारे में ये बताती है आपको। इसके अलावा अगर कोई भी किसी भी तरह का डैमेज क्रिएट होता है, जैसे मान लीजिए मैं कोई शिप लेके जा रहा था, इस शिप में अचानक से कोई चीज़ प्रॉब्लम आती है और ये शिप सिंक कर जाती है, तो कहीं ना कहीं वो लायबिलिटी किसकी है डैमेज की, उस चीज़ को भी ये कहीं ना कहीं रेगुलेट करते हैं। देन कम्स योर इंटरनेशनल वाटर।
तो इंटरनेशनल वाटर के जो डेफिनेशन है, टेरिटोरियल वाटर की जो डेफिनेशन है, कंटिजियस जोन की जो डेफिनेशन है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो डेफिनेशन है, या ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहाँ तक एक्सटेंड करती है, कहाँ तक नहीं, ये सभी चीज़ों के बारे में डेफिनेशन कौन प्रोवाइड करता है? आपका यही प्रोवाइड करता है, जिसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर भी चुका हूँ। इसके अलावा लैंडलॉक कंट्रीज जिनके पास ओशंस वगैरह नहीं है, अब जैसे मान लीजिए आप सभी को पता होगा अफगानिस्तान किसी भी तरह से ओशन से कनेक्ट नहीं होता, तो इसको ओशन का कनेक्शन कहाँ से मिल सकता है? जैसे ईरान से मिल सकता है, पाकिस्तान से मिल सकता है। तो इसके बारे में कहीं ना कहीं ये आपका यूनेस्को यानी कि ये दैट इज यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉज ऑफ सी यही डील करता है कि कैसे उन्हें विदाउट टैक्सेशन हम अलाउ करवा सकें ये ओशंस के थ्रू अपनी जो इनकी शिपमेंट है उनको। फॉर इंस्टांस नेपाल है, नेपाल आपको पता है कि एक लैंडलॉक कंट्री है बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इसे बफर स्टेट भी कहा जाता है। तो ये जो बफर स्टेट है ये चाइना और इंडिया के बीच में, जो भूटान नेपाल जैसी, अब इनको अगर मान लीजिए किसी भी तरह से ओशन का एक्सेस चाहिए, तो इस एक्सेस को मान लीजिए अगर इंडिया और चाइना दोनों ही डिनाई कर रही है, तो ये जिम्मेवारी इस कन्वेंशन की है, इस बॉडी की है, दैट दे विल ट्राई कि कैसे इन्हें विदाउट टैक्सेशन इस चीज का कहीं ना कहीं एक्सेस मिल सके, उन पोर्ट्स का एक्सेस मिल सके। देन कम्स योर हांगकांग कन्वेंशन। अब रिसाइकलिंग ऑफ शिप के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया में गुजरात के अंदर, आपने मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, गुजरात के अंदर सबसे बड़ी आपको शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री देखने को मिलती है। एरिया का नाम ए से स्टार्ट होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताना। अब देखिए अगर हम बात करें रिसाइकलिंग ऑफ शिप की, तो आपको याद रखना है कि एशिया वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। आपको पाकिस्तान में भी ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, बांग्लादेश में भी, इंडिया में भी। अब मैंने ये तो आपको बता ही दिया कि गुजरात के अंदर वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिसाइकलिंग प्लांट है। अब अगर हम बात करें रिसाइकलिंग से बेनिफिट क्या है हमें, आपको पता होगा वैसे तो आयरन बहुत कॉस्टली है, बट रिसाइकलिंग के बाद आयरन की जो कॉस्ट है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। तो ये एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से हम रिसाइकलिंग करते हैं। उसके अलावा रिसाइकलिंग से और भी हमारे मिनरल्स की ज़रूरत पूरी हो सकती है और लाइक काफ़ी बेनिफिट होता है इकोनॉमिकली, तो इस वजह से भी हम रिसाइकलिंग के ऊपर फोकस करते हैं। अब यहाँ इस कन्वेंशन की बात करी जाए तो ये 2009 में आया था, क्योंकि उसके बाद से रिसाइकलिंग का एक तरह से आप ये कह सकते कि बहुत बड़ा लाइक वो चलने लग गया था कि चलन कि हर कंट्री चाहती थी, जैसे ये जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, कि किसी तरह से ये रिसाइकलिंग इंडस्ट्री को अपनी को ग्रो करवा सके, बिकॉज इसमें आने वाले टाइम में बहुत ह्यूज पोटेंशियल है। अब ये जो कन्वेंशन है ये इंश्योर करता है कि कैसे रिसाइकलिंग के दौरान जब आपकी जैसे लाइक जो भी शिप है वो रीच कर चुके एंड ऑफ ऑपरेशंस, जैसे आपको पता होगा विक्रांत के बारे में, विक्रांत अभी वाला नहीं, विक्रांत पुराने वाले की बात कर रहा हूँ, जिससे बजाज वालों ने मोटरसाइकिल भी बनाई है। तो बेसिकली वो मोटरसाइकिल बनाने के लिए जो आयरन निकाला गया है वो आपका कहीं ना कहीं ये जो आपके अलग अलग रिसाइकलिंग चैम्बर्स होते हैं वहां पर निकाला जाता है। तो जब आपकी कोई शिप एंड ऑफ लाइफ पे पहुंच चुकी है, अब यहां पर आप ये चाहते हैं कि इसे रिसाइकल कर सकें, तो यहां रिसाइकलिंग के दौरान किसी तरह का कोई भी थ्रेट ना हो ह्यूमन हेल्थ को और इन्वायरमेंटल सेफ्टी को, इस चीज को इंश्योर करने के लिए ये हांगकांग कन्वेंशन आया था। तो यहां पर हम बेसिकली सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के ऊपर फोकस करते हैं, जो कि ह्यूमंस के लिए भी बेटर रहे और आपके इन्वायरमेंट के लिए भी। अभी रिसेंटली इंडिया ने इस कन्वेंशन को 1-2 साल पहले ही साइन किए हैं, उससे पहले तक हम इसके पार्ट नहीं थे। अब साइन करने के पीछे कारण क्या है? देखिए जितने भी यूरोपियन देश हैं या यूएसए जैसे देश हैं, चलो यूएसए तो नहीं, यूरोपियन देश तो खासकर आप लगा सकते हैं, इनका एक फॉर्मूला होता है कि अगर आप पर्टिकुलरली इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुंचा रहे, खासकर मैं यूरोपियन देश की बात कर रहा हूँ, इनमें ये अक्सर देखा जाता है, जैसे कोल के लिए ये किसी को इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहे आजकल। तो इसी तरह से अगर आप जब रिसाइकलिंग ऑफ शिप के दौरान अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को फुलफिल नहीं करते हैं, तो ये रिसाइकलिंग के लिए अपने शिप्स नहीं देते हैं, तो जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि इंडिया की रिसाइकलिंग इंडस्ट्री, जो शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है, उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता था। तो इस वजह से यूरोप वगैरह वाले एरिया से ज़्यादा शिप्स इंडिया में आके रिसाइकल हो सके, इस वजह से हमने इस हांगकांग कन्वेंशन को साइन किया। तो बेसिकली ये कैसे हम बेटर वे में रिसाइकल कर सकते हैं अपने लाइक शिप्स को, उसके ऊपर फोकस करता है। देन मार्पोल ट्रीटी, अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अक्सर आप इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन फ्रॉम शिप के नाम से भी जानते हैं।
ये 1973 में आया था, ऑल तो इसे मैं पहले डालना चाहता था, बट येट फिर भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइक मार्पोल ट्रीटी आपकी वो कन्वेंशन है जो हर तरह से मरीन पोल्यूशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, चाहे फ्रॉम ऑपरेशनल जैसे आपके शिप्स वगैरह चल रहे हैं उसके थ्रू, या एक्सीडेंटली भी कोई पोल्यूशन हो रहा है उसको भी। इसमें इन टोटल 6 एनेक्सेस हैं, जैसे 3 यहाँ पर मैंने आपको बता रखे हैं। पहला, जैसे यहाँ पर हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि ऑयल लीकेज वगैरह ना हो, लाइक उसको प्रिवेंशन, ऑयल से जो पोल्यूशन हो सकता है उसको रोकने की बात करता है ये। देन कम्स की सेकंड एनेक्स आपका क्या करते हैं कि जो आपके जो लिक्विड वेस्ट है, लिक्विड सब्सटेंसेस हैं जो पोल्यूशन वगैरह करते हैं, हम उनको, यानी कि वो लिक्विड सब्सटेंसेस जो बल्क में पोल्यूशन कर सकते हैं, उनको इधर से उधर मूवमेंट पे हम रोक लगाने की कोशिश करते हैं। देन हार्मफुल सब्सटेंसेस आप सी के थ्रू नहीं लेके जा सकते हैं, तो ये आपका एनेक्स 3 में आ जाते हैं, जैसे ये रेडियो एक्टिव मटीरियल वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ें आप नहीं लेके जा सकते। सीवेज वेस्ट जो है आपकी शिप का, उसे किस तरह से प्रॉपर मैनेज करेंगे, एनेक्स 4 उसके बारे में बात करते हैं। एनेक्स 5 बात करता है आपका जो गार्बेज है शिप का उसके बारे में। देन एयर पोल्यूशन के बारे में 6। तो दीज आर द 6 मेजर पोल्यूटेंट जो इसके कैटेगरी में हमने मार्पोल में कवर किए हैं। आपको एक बार फिर से याद दिला दूं, पहला ऑयल के कारण, दूसरा कोई भी लिक्विड सब्सटेंस हो सकता है, तीसरा आपके जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हो गए वो हो गए, चौथा डील करता है आपके शिप के वेस्ट से, पांचवा गार्बेज वेस्ट से, छठवां एयर पोल्यूशन जो शिप करती है। तो रिस्पेक्टिवली ये 6 एनेक्स हैं आपके, आपको याद रखने हैं, बिकॉज कई बार हो सकता है मैच द फॉलोइंग टाइप का कुछ आ जाए, खासकर आपके स्टेट सर्विसेज में। नाउ लेट अस टॉक अबाउट ब्लास्ट वाटर। अब यहाँ पर ये आपको पानी निकलता हुआ दिख रहा है, इसे कहते हैं ब्लास्ट वाटर। अब ब्लास्ट वाटर क्या बला है, क्या चीज़ है, इसे समझते हैं सबसे पहले। देखिए, ब्लास्ट वाटर बेसिकली जब आपके जहाज पानी में तैरने वाला होता है तो उस समय हम इसके बेस को पानी से भर देते हैं जहाँ से शिप ओरिजिन कर रहा है। इसे इसलिए डाला जाता है ताकि शिप का बैलेंस मेंटेन रहे। जब आपके समुद्र में जैसे कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा वगैरह चल रही है तो शिप के अंदर ज़्यादा मूवमेंट साइडवेज नहीं देखने को मिले। तो कहीं ना कहीं शिप के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए हम ब्लास्ट वाटर को शिप के अंदर स्टोर करते हैं। अब मान लीजिए ये शिप चला था आपका कहाँ से, ये जैसे अफ्रीका से यहाँ से चला था, तो यहाँ से इसने ये वाटर लिया होगा। अब जब ये वाटर इसने अपने अंदर सक किया तो यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या मरीन ऑर्गेनिजम्स होंगे इस एरिया में जो यहाँ के नेटिव हैं, वो भी इस वाटर के साथ मूव करेंगे शिप के अंदर। अब अगर ये शिप के अंदर इस तरह से मूव करते हैं तो अंदर आपके पता है कि पानी वगैरह सब कुछ है, तो थ्राइव कर लेंगे, 2-3 दिन या हफ्ते तक भी ये थ्राइव कर लेंगे। अब जैसे ही ये शिप डॉक करेगी, मान लीजिए इंडिया जैसी कंट्री में, यहाँ पर इंडिया में आ गया, सॉरी इंडिया का नक्शा थोड़ा गलत हो गया, दिस इज़ योर इंडिया। मान लीजिए इंडिया में आपकी शिप आके डॉक करे गुजरात के आसपास या मुंबई के आसपास। अब ये ब्लास्ट वाटर को ड्रेन करेगी, कुछ इस तरह से बाहर जाएगा ये पानी, और जब ये आपका ब्लास्ट वाटर बाहर जाता है तो इससे कई बार आपके जो मरीन ऑर्गेनिजम्स हैं जो आपकी शिप ने उस समय सक किए थे जब ये पानी अंदर गया था, अब ये वापस आपके ड्रेन आउट होते हैं। अब जब ये ड्रेन आउट होंगे यहाँ पे, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम ये है कि ये इन्वेजिव एलियन स्पीशीज होगी इस एरिया के लिए। अगर ये यहाँ पर सर्वाइव कर गई तो कहीं ना कहीं यहाँ की बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकती है। तो यहाँ पर हम प्रिवेंट करने की कोशिश करते हैं कि हम जो हार्मफुल एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है एक रीजन के, वो दूसरे रीजन में ना जाए। इसके लिए हम स्टैंडर्ड और प्रोसीजर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं जिससे हम कंट्रोल कर सके ब्लास्ट वाटर और इसकी सेडिमेंटेशन को। मतलब ब्लास्ट वाटर को जब हम ड्रेन कर रहे हैं, उसको हम कैसे ड्रेन करें, या क्या हम उस टाइम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें जिससे ये इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की प्रॉब्लम ना हो। तो इसको इन जनरल हम क्या कह देते हैं, इस पूरे प्रोसेस को ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट कन्वेंशन। तो मतलब हमारा यहाँ पर फोकस ये है कि हम कैसे ब्लास्ट वाटर को बेटर वे में मैनेज कर सकते हैं। अगर इसे हम मैनेज कर पाएंगे तो इन्वेसिव एलियन स्पीशीज की जो प्रॉब्लम है उसको हम कहीं ना कहीं रोक पाएंगे। अब बात करते हैं क्लीन सी कैंपेन के बारे में। अब देखिए, क्लीन सी कैंपेन आपका 40 देशों का एक समूह है। वैसे तो ये प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया गया था वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP, जिसे आप यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने 2017 में इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। और ये 2020 की अगर हम बात करें तो अभी तक इसमें 40 कंट्री कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रही है। अब ये
एक ऐसा आपका कैंपेन है जिसमें गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सिविल सोसाइटी सभी कहीं ना कहीं मरीन प्लास्टिक लिटर को रोकने के लिए वर्क करने की बात करते हैं। मीन्स कैसे हम ये जो मरीन प्लास्टिक पोल्यूशन इसे कम कर सके, हम उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। मतलब यहाँ पर 2017 में ये स्टार्ट हुआ था, 2022 तक का ये प्रोग्राम है, यानी 5 साल के अंदर हम कोशिश करेंगे कि क्या रूट कॉजेज हैं आपके मरीन लीटर के, हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर हम स्पेशल फोकस कर रहे हैं सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर, क्योंकि ये सबसे बड़ा पोल्यूटेंट है। तो यहाँ पर इसकी प्रोडक्शन और कंजम्पशन हम कैसे कम कर सकें, इसके ऊपर हमारा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। अब आप सभी को जानकर हैरानी तो नहीं होनी चाहिए, बट दुनिया की सभी परेशानियों का जड़ जो है वो चाइना है। तो चाइना सबसे ज़्यादा आपका मरीन पोल्यूशन क्रिएट करता है, और इसके बाद दूसरी कंट्री आती है इंडोनेशिया। तो ये 2 कंट्रीज़ हैं, अगर इनके ऊपर आप कंट्रोल लगा देते हैं तो ऑलमोस्ट 50%, ऑलमोस्ट कह रहा हूँ, नॉट 50%, ऑलमोस्ट 50% मरीन पोल्यूशन आपका कम हो जाएगा। देन कम्स योर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन में अभी हाल फिलहाल में अगर हम बात करें, भारत के 12 बीचेस को सिलेक्ट किया गया है, जैसे शिवराजपुर, ये आपका गुजरात में, भोगेव आपका महाराष्ट्र में है। तो ऐसे ही आपको नाम गिवन है, आप एक बार नाम देख लेना, जैसे गोल्डन उड़ीसा में हो गया, राधानगर, आपका ऋषिकोंडा, महाबलीपुरम, इडेन, कपाड़ा। अब ये सभी जो आपके एरियाज हैं, इनके बारे में हो सकता है यूपीएससी या स्टेट सर्विसेज में आपको मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन पूछ लें, तो आपको ये पता होनी चाहिए। अब ये बेसिकली जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, ये है क्या, आप इसे समझिए। देखिए, एक नीला सा झंडा आप वेव करने लगते हैं अपने बीच एरिया में, अगर आप 100% कंप्लाई करते हैं 33 क्राइटेरिया को। 33 जो क्राइटेरिया है, ये आपके बीचेस की हेल्थ के बारे में बताते हैं कि किस तरह के आपके बीचेस हैं। ये 4 हेडर के अंदर डिवाइडेड है। अब पहला हेडर है जैसे इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, जो लोकल कम्युनिटी है उनको इसके बीचेस को कैसे मेंटेन करना है, इसके बारे में हम प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देन सेकंड है बाथिंग वाटर क्वालिटी, जो यहाँ पर पानी मिल रहा है कितना साफ है, कितना पोल्यूशन फ्री है, उसके बारे में बात करते हैं। देन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, जैसे जो बीचेस के ऊपर कुछ शौचालय वगैरह की सर्विसेज है या कुछ ऐसी सर्विसेज हैं, आप उनको कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे वहाँ पर डॉग्स वगैरह या पेट्स वगैरह को अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो भी कई बार गंदगी फैलाते हैं। तो वो सभी चीज़ों को हम इस इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में लेके आते हैं। देन कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज इन बीचेस, तो यहाँ पर बीचेस को कैसे कंजर्व करेंगे, सेफ्टी कैसे मेंटेन करेंगे, उसके ऊपर फोकस करता है आपका 4th पिलर। तो ये 4 हेडर के अंडर टोटल 33 क्राइटेरिया हैं। अगर ये आपके आने वाले टाइम में न्यूज़ में रहे तो बेशक आपको इसके बारे में पढ़ना चाहिए। ऑल्दो अभी रिसेंट टाइम में उड़ीसा में इसके अगेंस्ट कुछ थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट चल रहा था, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में था। क्योंकि देखिए, जब हम बात करते हैं ना किसी भी एरिया के बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, तो वहाँ पर जो फिशिंग एक्टिविटीज़ है उसको काफ़ी हद तक रेगुलेट कर दिया जाता है। तो वहाँ लोकल जो फिशरमैन हैं इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो जिसकी वजह से उड़ीसा में ये चीज़ न्यूज़ में रही भी है। तो कोशिश करना कि 33 क्राइटेरिया को एक बार गो थ्रू कर लेना। बट मेरे को नहीं लगता कि यूपीएससी इतने ज़्यादा क्राइटेरिया के बारे में इतनी डिटेल में पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी को भी पता है मैनुअली वो 33 क्राइटेरिया को याद रख पाना हर एक स्टूडेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो ऐसा रट्टाफिकेशन को यूपीएससी कभी प्रमोट भी नहीं करता है। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को स्किप कर सकते हैं। बट जो 4 मेजर हेड मैंने आपको बताया, इन्वायरमेंटल एजुकेशन हो गया, बाथिंग वाटर सप्लाई होगा, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सेफ्टी, इन 4 हेडर्स को याद रखना। यूपीएससी इनके बारे में आपसे पूछ सकता है। देन इंडिया ने भी इसी चीज़ को रेप्लिकेट करने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, बिम्स, जिसका पूरा नाम है बीचेस इन्वायरमेंट एंड एस्थेटिक मैनेजमेंट सर्विसेज, जो इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के अंडर आता है। इसे लॉन्च किया गया था सीकॉम के द्वारा, जो कि फुल फॉर्म है जिसकी सोसाइटी ऑफ इंटीग्रेटेड कोस्टल मैनेजमेंट, और इसके साथ यहाँ पर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ने। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम कैसे कोस्टल वाटर के पोल्यूशन को डिक्रीज कर सकें, मतलब कोस्टल एरिया में जो पोल्यूशन देखने को मिल रहा है हम कैसे उसे कम कर सकें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम कैसे प्रमोट कर सकें, साथ के साथ कैसे हम प्रिवेंट और कंजर्व कर सकें कोस्टल इकोसिस्टम को और नेचुरल रिसोर्सेज को। इसके अलावा हाइजीन और सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर भी हमारा ध्यान रहेगा, और कैसे
हम क्लीनिनेस के हाई स्टैंडर्ड्स को प्रमोट कर सकते हैं अपने कोस्टल एरियाज में। तो इन सभी चीज़ों के ऊपर फोकस रहता है आपका कहाँ पर, इस बीच प्रोग्राम के अंदर। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि इंडिया में ऐसे 13 एरिया हैं, 13 बीचेस जहाँ पर हम इसे प्रमोट कर रहे हैं, और ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का पार्ट ही है। मतलब वैसा ही उसी चीज़ को हम रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे ब्लू फ्लैग जो आपको देखने को मिलता है, ये अभी इसमें 49 कंट्रीज कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर रही है, और सबसे ज़्यादा आपको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वाले जो बीचेस हैं वो स्पेन में देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी हेल्प कर सकती हैं। दैट इज़ इट। आइए अब बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में। वैसे तो जो हमने मरीन पोल्यूशन के कॉजेज़ पढ़े हैं, मोर और लेस कॉजेज़ सेम ही हैं गंगा के भी पोल्यूटेड होने के, बट इसके अलावा हम इस सेगमेंट में फोकस रखेंगे कि क्या गवर्नमेंट ने करा है गंगा को क्लीन करने के लिए। अब देखिए, इसमें कई चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। हो सकता है आने वाले समय में ये प्रोजेक्ट आपका एक बार फिर से न्यूज़ में रहे, तो आपको वैसे तो रिवर्स के बारे में पढ़ाया गया होगा इंडियन ज्योग्राफी में, फिर भी अगर आपको इन फ्यूचर ये चीज़ नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं, एक यूट्यूब पे वीडियो पढ़िए सुमित सर की। सुमित सर ने सभी रिवर्स के बारे में उसमें कवर किया हुआ है, तो आप गंगा के बारे में और उनकी ट्रिब्यूटरी के बारे में वहां से जान सकते हैं। नाउ लेट अस कम टू दी वेरियस एक्शंस जो लिए गए हैं टाइम टू टाइम। जैसे 1986 में सबसे पहले गंगा एक्शन प्लान को डेवलप किया गया था, गैप कह लीजिए। इसमें हम कोशिश कर रहे थे कि हम कैसे रिड्यूस करें पोल्यूशन को और इम्प्रूव करें वाटर क्वालिटी को, जिससे कि हम जैसे जो मेजर कॉज है जैसे डोमेस्टिक सीवेज है या टॉक्सिक्स जो सब्सटेंस रिलीज हो रहे हैं इंडस्ट्रियल वेस्ट से या किसी भी चीज़ से, उसे हम रोकें, डाइवर्ट करें और ट्रीट करें, सो दैट ये पोल्यूशन है जो वाटर क्वालिटी का लेवल है उसे हम इम्प्रूव कर सकें। तो इसका एम यही था कि वाटर पोल्यूशन को हमने रिड्यूस करना है गंगा के अंदर और क्वालिटी ऑफ वाटर को हमने इम्प्रूव करना है। इसके लिए दो चीज़ों के ऊपर फोकस है, डोमेस्टिक वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर। उसको डाइवर्ट करना है और ट्रीट करना है। ये एक आपकी 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी उस समय। मतलब आप ये कह सकते हो कि सभी पैसा, पूरा पैसा कौन दे रहा है, सेंटर दे रहा था इसमें। इसके तहत नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी बनाई गई, जिसकी जिम्मेवारी थी कि ये किस तरह से प्लान को इम्प्लीमेंट करे। बाद में इसका जो स्कोप है वो एक्सटेंड कर दिया गया था सभी मेजर रिवर्स के ऊपर भी बाय द एंड ऑफ 1995, और इसे नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान का नाम दिया गया। क्योंकि देखिए, आप 1995 आते आते ये देखते हैं कि मेजरली सभी जो हमारी रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुकी थी। तो यहाँ पर उन सभी रिवर्स को पोल्यूशन रोकने के लिए ये हमने नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान बनाया। अब ये नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान क्या था 1995 का, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। देखिए, ये भी आपका सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम था जिसे इंप्लीमेंट कर रही है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं, CPCB, आपको इसके बारे में मैं बता चुका हूँ, SPCB। अब इन दोनों को जिम्मेवारी दी गई थी कि आप वाटर क्वालिटी के ऊपर मॉनिटरिंग करें सभी वाटर बॉडीज में, और एक नेशनल वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम को लॉन्च करें एज पर रिपोर्ट। इसकी रिपोर्ट के तहत, जहां पर मैंने आपको पहले भी बताया था जब वाटर पोल्यूशन हमने स्टार्ट किया था, कि 351 ऐसी स्ट्रेच हैं भारत के अंदर, जैसे मैंने आपको डोंबिवली वाला एरिया भी बताया था ना, जहाँ पे 351 ऐसे स्ट्रेचेस हैं भारत के अंदर रिवर्स के जो कि आपके बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड। तो अब इसके ऊपर एक्शन लिया जाता है। देन एक और चीज़ यहाँ पर हमने जो पढ़ी थी, दैट इज नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी, जो कि 2009 में बनाई गई थी। अब ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट EPA जो हम देखते हैं 1986 का, उसके तहत ये बॉडी फॉर्म की गई थी। इसका काम क्या है, देखिए, फाइनेंस कैसे आएगा रिवर गंगा को, हम जो सेव करना चाहते हैं, कंजर्व करना चाहते हैं, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा, वो सभी काम इसका है। इसके अलावा क्या प्लान तैयार कर रहे हैं, कैसे हम इसको बचाएंगे रिवर को, ये काम भी इसी का है। किस तरह से ये प्लान को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तो ये काम भी किसका है, इसी अथॉरिटी का है। साथ के साथ मॉनिटरिंग, कोऑर्डिनेशन, ये सभी चीज़ें ये आपकी अथॉरिटी ही करेगी। तो यहाँ पर ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर एक अथॉरिटी बनाई गई थी जिसके चेयरपर्सन थे आपके प्रधानमंत्री। ऑल्दो बाद में इसे चेंज करके नेशनल गंगा काउंसिल के नाम से जाना जाता है। ये जो चेंज आया था ये 2016 में आया था, जहाँ पर नेशनल गंगा काउंसिल बनाया गया था जिसके चेयरपर्सन प्रधानमंत्री बनते हैं आगे चल के। देन कम्स योर नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा,
जिसे लॉन्च किया गया था 2016 में। इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, इस प्रोग्राम को समझने के लिए आपको समझना होगा कि यहाँ पर दो टायर पे हम मैनेजमेंट कर रहे हैं। पहला एक गवर्निंग काउंसिल है, एक आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है। अब इसका जो स्ट्रक्चर है वो वैसे तो 3 टियर लेवल का है, जैसे नेशनल, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट। बट इसमें भी जैसे नेशनल गंगा काउंसिल है जो पीएम हेड करते हैं, तो ये आ गया आपका सेंटर में। एम्पावर्ड टास्क फोर्स, ये भी आपका सेंटर में आ गया लगभग, ठीक है जी। इसके बाद नेशनल मिशन ऑन क्लीन गंगा, ये भी आपका सेंटर पार्ट पे आ गया। स्टेट गंगा कमेटी, ये आपका स्टेट लेवल पे आ गया। डिस्ट्रिक्ट गंगा कमेटी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आ गया। तो मीन्स 3 हमें नेशनल लेवल पे कमेटीज वगैरह देखने को मिलते हैं, प्रोग्राम देखने को मिलते हैं स्ट्रक्चर में, और 2 हमें कहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो ओवरऑल इसका ये पूरा स्ट्रक्चर रहता है। अब गवर्निंग और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में बेसिकली बजट का फर्क है, इम्प्लीमेंटेशन वगैरह का फर्क है, बस वही थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। बट ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी कभी भी इतनी डिटेल में जाके आपसे नहीं पूछेगा, और वैसे भी इस प्रोग्राम को काफ़ी टाइम हो चुका है, तो दैट्स वाई फ़ायदा नहीं है, कॉस्ट बेनिफिट नहीं देखने को मिलता। अदरवाइज किसी को भी आप में से लगता हो तो ही और शी कैन डेफिनेटली गो विद द डिटेल, जहाँ पर वो इस पूरे प्रोग्राम को पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। देन नमामि गंगे प्रोग्राम, ये एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जिसमें हमने कुछ मेन पिलर्स के ऊपर फोकस किया। क्या है नमामि गंगे प्रोग्राम? यहाँ पर हम सीवेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम डोमेस्टिक वेस्ट को डायरेक्टली डंप होने से रोक सके रिवर गंगा के अंदर। तो सबसे पहले तो ये चीज। फिर रिवर सरफेस क्लीनिंग, मींस जो पोल्यूटेड वाटर है उसको हम कैसे क्लीन करें, दूसरा फोकस हमारा इसके ऊपर रहेगा। तीसरा फोकस है एफॉरेस्टेशन के ऊपर, सो दैट ये एक बफर का काम कर सके जिससे डायरेक्टली रिवर के अंदर कोई पोल्यूटेंट ना जाए फ्रॉम सरफेस ऑफ। देन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट मॉनिटरिंग करेंगे, जिससे अगर कोई भी इंडस्ट्री, मान लीजिए कोई अपने वेस्ट को डायरेक्टली डंप कर रही है गंगा के अंदर, तो हम उसके ऊपर बैन लगा सके, उसको रेगुलेट कर सके, इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, अब आपने देखा होगा विदेशों में रिवर फ्रंट बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, इंडिया में इतने ज्यादा ब्यूटीफुल देखने को नहीं मिलते। तो इसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टूरिज्म को कैसे इस एरिया में बूस्ट कर सके, तो रिवर फ्रंट को हम बेहतरीन तरीके से डेवलप करने की हम कोशिश करेंगे। बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हमारा फोकस रहेगा। पब्लिक अवेयरनेस, गंगा ग्राम, ऐसी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं। अब देखिए, एक और चीज यहाँ पर आपको याद रखनी है, अविदल धारा और निर्मल धारा, ये 2 चीजें। निर्मल धारा मींस निर्मल मींस साफ, पवित्र, पावन, दैट इज देयर, मतलब वो पानी आपका क्या होना चाहिए, साफ होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, श्योरिटी होनी चाहिए कि भैया ये पानी बिल्कुल साफ है। अविदल मतलब हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं कि जो इकोलॉजिकल फ्लो है उसको हम मेंटेन कर सके, सो दैट बायोडाइवर्सिटी को हम कंजर्व कर सके। बिकॉज कई बार हम जब डैम वगैरह कंस्ट्रक्ट करते हैं तो इकोलॉजिकल फ्लो को कहीं ना कहीं कम कर देते हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी का लॉसेस देखने को मिल सकता है डाउनस्ट्रीम एरिया में। तो उस चीज के ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। देन क्लीन गंगा फंड, इसे सेटअप किया गया एज अ ट्रस्ट अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। अब यहाँ पर क्या हो रहा था कि गवर्नमेंट के पास इतना पर्याप्त पैसा नहीं था कि वो गंगा को क्लीन कर सके। इतने सारे गांव हैं, इतने सारे सिटीज हैं, यहाँ पर इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इट इज नॉट जस्ट गवर्नमेंट्स, मतलब गवर्नमेंट इस चीज को अफोर्ड कर सके। तो यहाँ पर व्हाट वी हैड डन इज एक फंड क्रिएट किया इन विच एवरीवन कैन डोनेट, मींस एनआरआई हो, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हो, कोई कॉर्पोरेट हो, वांट्स टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कंजर्वेशन ऑफ गंगा, ही और शी कैन डू दिस बाय डिपॉजिटिंग मनी इन दिस फंड। Now, again, we have started some campaign. For example, हमने पेड़ों को उगाने के लिए यानी एफॉरेस्टेशन के लिए गंगा वृक्ष आरोपण अभियान स्टार्ट किया, जिसमें हम 5 स्टेट्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अब ये 5 स्टेट कौन कौन सी है? एक तो होगी आपकी उत्तराखंड, दूसरी होगी आपका यूपी, तीसरा हो गया बिहार, चौथा हो गया झारखंड, और 5वां हो गया वेस्ट बंगाल। उसके अलावा गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन हम स्टार्ट कर रहे हैं हमने, जहां पर हम क्या कर रहे हैं, ओपन डेफिकेशन को रोकने के लिए लोगों में अवेयरनेस जनरेशन कर रहे हैं। तो ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना चाहते हैं इन एरिया को, सो दैट सरफेस रन ऑफ से भी पोल्यूशन लेवल थोड़े कम हो सके। देन ये तो बात हुई गंगा की, और गंगा में हम क्या कर रहे हैं, कैसे हम उसे पवित्र करने की कोशिश करें, पावन करने की कोशिश करें। नाउ लेट अस टॉक अबाउट यमुना, बिकॉज यमुना भी फ्रीक्वेंटली आपकी न्यूज में रहती है। अगर यमुना की बात की जाए तो आपको याद रखना कि सीपीसीबी ये कहता है कि भैया जो दिल्ली है, दिल्ली हर साल मतलब आप ये कह लीजिए हर दिन लगभग 3800 मिलियन टन या मिलियन लीटर आप कह सकते हैं सीवेज को जनरेट करता है। एंड वन ऑफ द मोस्ट पोल्यूटेड रिवर जो है यमुना, उसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि दिल्ली 98% पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करता है। मींस जस्ट 2% आपकी यमुना का जो स्ट्रेच है, यानी कि 22 किलोमीटर के अराउंड, वो दिल्ली से होकर जाती है, जो कंट्रीब्यूट करता है लगभग 98% पोल्यूशन जो आपको यमुना में देखने को मिलता है। अभी रिसेंटली कुछ आर्टिकल पब्लिश हुए थे कि जैसे हाई लेवल ऑफ अमोनिया देखने को मिलता है हमें यमुना के अंदर। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि बीएसआईए ने मैक्सिमम लिमिट रखी है अमोनिया की 0.5 पार्ट पर मिलियन, बट इंडिया की इस यमुना रिवर में आपको 7.4 पार्ट पर मिलियन देखने को मिलता है अमोनिया के, एंड विच कैन बी रियली डेंजरस, क्योंकि इससे आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, ओशन आपकी ऑक्सीजन जो है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर है वो अवेलेबिलिटी कम हो सकती है। साथ के साथ ये फिशेस के लिए टॉक्सिक है, बायोमैग्निफिकेशन जैसी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और लोगों के अंदर क्रॉनिक डिजीज हो सकती है, जैसे जो डाइजेशन प्रोसेस है उसके ऊपर इंपैक्ट कर सकता है। अब फ्लोथिंग के बारे में तो वैसे तो मैं आपको बता चुका हूं कि जो यमुना में झाग मिलते हैं उसका क्या कारण है। अब ये बबल्स बनने के कारण है जो ऑर्गेनिक मैटर जो डिकम्पोज होता है आपका यमुना के अंदर, वो प्लस जो डिटर्जेंट वगैरह देखने को मिलता है। कलिनी कुंज या ओखला जो एरिया है, वहां पर आपको थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि डिटर्जेंट वगैरह जब एक हाइट से फॉल करते हैं, जैसे उसमें फॉस्फेट वगैरह या बाकी चीजें होती हैं, और एक वाटर भी एयर भी होती है, जब वो जम करते हैं एक हाइट से, तो ये चर्निंग इफेक्ट देता है। जैसे एक लस्सी होती है ना, उसको हम बिलोते हैं, तो बिलोने वाला इफेक्ट देता है, और जिसकी वजह से अक्सर आपको ओखला वाले पार्ट में यमुना रिवर के पास आपको क्या देखने को मिलता है, झाग देखने को मिलते हैं। तो इट जस्ट दैट जो अनट्रीटेड आपका वेस्ट हम डंप कर रहे हैं यमुना के अंदर, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अदरवाइज यमुना में और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
देन ये आपका वाटर पोल्यूशन खत्म होता है। सॉलिड वेस्ट के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे भी। अब व्हाट आर द सोल्यूशन? देखिए, एक तो मैंने आपको कहा कि वेटलैंड्स ज्यादा से ज्यादा क्रिएट कीजिए, जिससे एक बफर क्रिएट होगा और बफर से डायरेक्ट जो आपकी वाटर बॉडीज है इनके अंदर वेस्ट नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक मेथड है। सीवेज वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। बेहतरीन आप टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट कीजिए इसमें, सो दैट कि ये जो सीवेज वेस्ट है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, ये तभी वाटर बॉडीज में रिलीज किए जाए जब ये टॉक्सिक ना हो। इसके अलावा थर्मल पावर प्लांट से निकलने वाला गर्म पानी वन ऑफ द मेजर रीजन है जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिप्लीट करती है आपके वाटर के अंदर। तो यहाँ पर हॉट वाटर को ठंडा होने के बाद ही आप रिलीज कीजिए। देन आप टैंक्स वगैरह, स्ट्रीम्स वगैरह, रिवर्स वगैरह को टाइमली कहीं ना कहीं क्लीन कीजिए, सो दैट उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं उनकी ग्रोथ को हम रेगुलेट कर सकें। इसके अलावा एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स को हमें रेगुलेट करना चाहिए। हमें नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहां पर हम कोशिश करें कि कम से कम फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज हो। जैसे अभी रिसेंट टाइम में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था नैनो यूरिया के बारे में, तो कहीं ना कहीं आप उसको इसमें जोड़ सकते हैं कि उस तरह की टेक्नोलॉजी को यूज करके आप यूटिलाइजेशन पेस्टिसाइड और वीडिसाइड्स और फर्टिलाइजर का कम कर सकते हैं। देन ऑर्गेनिक फार्मिंग को हम प्रमोट कर सकते हैं। ऑयल ज़ैपर या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह को हम यूज कर सकते हैं, जिससे ऑयल स्पिल को हम ओशंस वगैरह के ऊपर खत्म कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें आपको ध्यान रखनी है व्हेन वी टॉक अबाउट कि क्या कैसे हम रोक सकते हैं इसको, लाइक आपके वाटर पोल्यूशन को। दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉइस पोल्यूशन। आपको कई बार ऐसा महसूस होता होगा जैसे आपका कोई दोस्त है, बहुत देर से बोलता जा रहा है कि भैया काश ही चुप हो जाए। तो जब वो आपके दिमाग में आता है कि यार बहुत शोर कर रहा है ये इंसान, तो वो अनप्लीजेंट नॉइस जो आपके आसपास हो, चाहे वो मशीन की हो, किसी पर्सन की अनोइंग वॉइस हो, जो कोई आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो, जो भी आपको फिजिकली पेन पहुंचा रहा हो, सिर में दर्द हो जाए जिसकी आवाज सुन के, वो सभी नॉइस पोल्यूशन में आते हैं। आई होप मेरी आवाज उस कैटेगरी में ना आती हो। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो लाइक यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये ट्रैफिक देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बहुत कॉमन है, लोगों का हॉर्न पर से हाथ नहीं उठता है। तो रोड ट्रैफिक, जेट प्लेन्स, गार्बेज ट्रक्स, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो बॉयलर्स हैं या बूम बॉक्सेज हैं, जो भी कुछ आपके ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं जिससे लाउड नॉइस प्रोड्यूस होती है, वो सभी इसमें आ जाते हैं। यहाँ पर इसे मेजर किया जाता है डेसिबल्स में, और एक सर्टेन लिमिट के बाद, जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि 120 डेसिबल के बाद अगर कोई भी नॉइस होती है तो इट्स वेरी पेनफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। मतलब 120 डेसिबल इज मैक्सिमम लिमिट, ऑल्दो 80 अराउंड हम कहते हैं कि सबसे ठीक रहती है, बट 120 मैक्स है। उसके बाद तो हमारे कानों में से खून निकलने लग जाएगा। तो वो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि लाइक इट्स अ रेंज, और कितनी है क्या है वो ज़्यादा जरूरी नहीं है। लाइक इसके क्या इंपैक्ट होते हैं, तो इसका सिंपल सी बात है, जैसे जो लोग ज्यादा शोर शराबे में रहते हैं तो उन्हें स्लीपिंग डिसऑर्डर हो सकता है, नर्वस सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। ज्यादा देर तक अगर आप नॉइस वाले इन्वायरमेंट में रहते हैं, जैसे अक्सर रात को पहले पार्टीज वगैरह हुआ करती थी, तो उसके बाद कोर्ट्स का ऑर्डर आया कि 10 बजे के बाद कोई भी पार्टी में ऊंचा म्यूजिक नहीं बजा सकता है। तो वहां पर वो क्यों है? क्योंकि लाइक लोगों को राइट टू स्लीप है, वो आराम से सो सके, उनके नर्वस सिस्टम को रिलैक्सेशन मिल सके, ह्यूमन की परफॉर्मेंस के ऊपर कोई इंपैक्ट ना पड़े। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक बार 2017 में मैं प्रीलिम्स दे रहा था, तो उस समय क्या हुआ कि सीसैट के पेपर में जैसे अमूमन दिमाग ज्यादा लगता है, तो सीसैट का पेपर चल रहा था और स्टार्टिंग के 5-10 मिनट ना टीचर आपस में बात कर रहे थे। तो मैंने उन टीचर को ये रिक्वेस्ट की कि सर आप आपस में बात ना कीजिए, बिकॉज आपके बातचीत से मेरे को डिस्टर्बेंस हो रही है। अब उससे क्या होता कि जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करने में फोकस चाहिए वो फोकस अटेन नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ह्यूमन की परफॉर्मेंस के ऊपर भी इंपैक्ट पड़ता है अगर नॉइस हो ज्यादा। साथ के साथ आप जो कानों में ईयरफोन लगाकर चलते हैं तो इससे भी आपकी हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है। और खासकर ये चीज मैं बहुत फेस करता हूँ जब मैं ओल्ड राजेंद्र नगर में ट्रैवल कर रहा होता हूँ। क्या होता है कि आप जब ट्रैवल कर रहे होते हैं, जैसे कार में हूँ, बाइक पे हूँ, तो आप अक्सर देखते हैं कि स्टूडेंट्स कानों में ये प्लग इन करते हैं अपने एयरपोर्ट या ईयरफोन्स वगैरह जो भी वो यूज कर रहे हैं, एंड वो वॉक करना स्टार्ट कर देते हैं। और उन्हें ये पता होना चाहिए कि ओल्ड राजेंद्र नगर में देयर इज नो फुटपाथ। फुटपाथ पे तो दुकानें हैं, आप रोड पे चल रहे हैं और रोड पे आप एकदम से दाएं या बाएं कहीं भी मुड़ जाते हैं, तो गाड़ी वालों के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अपने लाइक गाड़ी को कंट्रोल करना। तो कहीं ना कहीं हियरिंग प्रॉब्लम के साथ साथ आपकी पर्सनल सेफ्टी भी इसका कहीं ना कहीं शिकार हो सकती है। देन मटेरियल को डैमेज कर सकते हैं, जैसे बहुत तेज आवाज है तो उससे शीशे वगैरह टूट सकते हैं। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट पड़ सकता है, आप किसी को देख के अनॉय हो सकते हैं। जैसे एक मेरा फ्रेंड हुआ करता था चंदन, लाइक मेरे साथ डिप्लोमा कॉलेज में था, उसकी आवाज इतनी तीखी थी ना, जब भी वो बोलता था तो ऐसा लगता था यार काश ये बंदा चुप हो जाए। तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर कि लाइक कुछ चीजें होती हैं, कई पर्सन्स की आवाज हो सकती है कि जिसको सुन के आपको ऐसा महसूस होता हो कि भाई काश ये बंदा चुप हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी कैन गो टू दैट इज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। और इसके सोल्यूशंस में यही कह सकते हैं कि नॉइस पोल्यूशन को कम करने का लाइक ट्रीज को प्लांट करें जब भी आप इंडस्ट्रीज वगैरह के आसपास ट्रैवल कर रहे हैं, रोड साइड भी ट्रीज को प्लांट करें। देन जो आपका जेट प्लेन्स वगैरह जहाँ से फ्लाई वगैरह करते हैं या एयरपोर्ट्स वगैरह आपको देखने को मिलते हैं, उन एरिया के आसपास रेजिडेंशियल क्वार्टर्स ना हो। रोड के ऊपर जो ट्रैफिक की बात हुई तो ट्रीज वगैरह आप प्लांट कर सकते हैं। बूम बॉक्स वगैरह की वॉइस तो आप खुद ही रेगुलेट कर सकते हैं। दैट इज इट। देन कम्स योर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन मींस जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से इन्वायरमेंट में हार्मफुल रेडिएशन निकल रही है वो सभी आपकी रेडियो एक्टिव पोल्यूशन में आती है। अब इसमें 3 टाइप की आपकी रेडिएशन होती है, अल्फा, बीटा एंड गामा। जहां तक मुझे याद है मैंने मार्वल स्टोरीज में ये पढ़ा कि अल्फा रेडिएशन से आपके कैप्टन अमेरिका आए थे, देन गामा रेडिएशन से शायद हल्क आया था। तो एक बार चेक कर लेना, आप इससे भी याद रख सकते हैं। अब अगर इन तीनों में से बात की जाए ना कि सबसे ज्यादा डेंजरस कौन सी है, तो अल्फा है, और लीस्ट अगर हम बात करें तो गामा है। तो यहाँ पर आप एक चीज देखना कि जो भी सब्सटेंस अनस्टेबल होते हैं, जैसे अगर हम बात करें, आपने शायद लाइक एटॉमिक स्ट्रक्चर्स के बारे में सुना होगा, जैसे न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब इस स्ट्रक्चर में, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन के स्ट्रक्चर में अगर कोई चीज जैसे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, प्रोटॉन ज्यादा है, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया आपका अनस्टेबल हो गया। अब जब ये अनस्टेबल स्ट्रक्चर होता है तो यहाँ से जैसे जो बड़े बड़े आपके मिनरल्स होते हैं तो उसमें ये चीजें देखने को मिल जाती हैं, जैसे जिनमें मल्टीपल शेल्स होती है, KLMNO ऐसी शेल्स बहुत ज्यादा देखने को मिलती है ना। तो उसमें ये प्रॉब्लम रहती है कि जो जितनी दूर जाता है आपके लाइक न्यूक्लियस से जो आपकी इलेक्ट्रॉन की शेल, तो वहां से डिके होना ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो ये एक कांस्टेंट फिनोमेना है, रेगुलर देखने को मिल सकता है। जैसे आपने इसके बारे में ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा, रेडियो एक्टिव डिके जब आप पढ़ते हैं कि टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में या वोल्केनिक इरप्शंस के बारे में, तब भी आपने रेडियो एक्टिव डिके के बारे में सुना होगा। आपने जब स्टेनोस्फीयर के बारे में सुना होगा तब भी आपने इसके बारे में सुना होगा। तो ये कंटिन्यूअसली रेगुलर फिनोमेना है वैसे तौर पे देखा जाता है। बट अगर अल्फा, बीटा, गामा इन रेस के कहीं ना कहीं आप चपेट में आ जाते हैं या मैं चपेट में आ जाते हैं, ह्यूमन बीइंग चपेट में आ जाता है, तो इससे बहुत सा नुकसान हो सकता है। जैसे जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिल सकती है, जैसे स्टीव रॉजर में कैप्टन अमेरिका में देखने को मिली थी एंड हल्क में देखने को मिली थी। इसके अलावा कैंसर, ल्यूकेमिया, अमीनिया और लाइक नाक में से खून निकलना, सॉइल की इनफर्टिलिटी और लाइक प्लांट्स के अंदर भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पहुंचना, ये सभी चीजें पूरे एनवायरमेंट को कहीं ना कहीं डैमेज कर सकती हैं। जैसे आपने शायद सीरीज देखी हो चेर्नोबिल, उसमें वो पूरा एरिया, अगर आप आज भी गूगल सर्च करेंगे चेर्नोबिल कहां पर है, तो वो पूरा एरिया आज तक भी
ह्यूमन के रहने लायक नहीं है, उसे आज भी लेड से कवर करके रखा जाता है। तो यहाँ पर ये एक मेजर इंपैक्ट है, जिसकी वजह से आप ये देखते हैं कि वो जो प्रॉपर आपका एनवायरमेंट है वो अनसुटेबल बन जाता है ह्यूमंस के लिविंग के लिए। अब ये सारे तो छोटी मोटी चीजें हैं, आप अगर उस एरिया को समझे तो 100-200 सालों तक वो हमारे यूज के लिए ही नहीं बचता। क्यों, ऐसा क्यों? इसको मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आप हिरोशिमा और नागासाकी को जानिए, वहां पर आज भी ह्यूमन पॉपुलेशन ढंग से सर्वाइव नहीं कर सकती है। तो ये चीजें प्रॉब्लम देती हैं। अब इसके कॉजेस क्या है? जैसे यूरेनियम की माइनिंग होती है, प्रोसेसिंग होती है, उसके दौरान ये हो सकता है। न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर्स है, कई बार उनमें कुछ कमी आ जाती है, जैसे चेरनोबिल में हुआ, वो चीज एक प्रॉब्लम है। न्यूक्लियर बॉम्ब की टेस्टिंग होती है, तब भी ये रेडिएशन रिलीज होती है। देन न्यूक्लियर वेस्ट जो आप रेडियो एक्टिव जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनसे निकालते हैं, वो भी उसके डिस्पोज ऑफ के टाइम भी हो सकता है। देन स्पेस से भी आ सकता है, अर्थ के अंदर से भी आ सकता है। तो देयर आर मल्टीपल सोर्सेज। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं तक ही पढ़ेंगे। अब इसको बचाने के लिए कोई वो नहीं है, प्रिकॉशन इज ओनली की। एक बार ये स्टार्ट हो जाता है तो उसके बाद चेन रिएक्शन को रोकने का कोई तरीका नहीं है हमारे पास। वी कैन ओनली डू इज वी कैन प्रिवेंट देम रादर देन हम इसे स्टॉप कर सकें, ऐसा हमारे पास कोई जरिया नहीं है। तो यहाँ पर आपका ये पार्ट खत्म होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अबाउट प्लास्टिक एंड ऑल, सॉलिड वेस्ट वगैरह के बारे में। एंड कल का लेक्चर और परसों का लेक्चर में भी मैक्सिमम परसों का लेक्चर मैक्स है सॉलिड पोल्यूशन के बारे में। इसके बाद हम 5वीं यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसके नोट्स मैं आपको अलग से प्रोवाइड करूंगा। तो यहाँ पर इन जनरल अब हमारे 5 से 7 लेक्चर के अंदर, मैक्सिमम 8 लेक्चर के अंदर ये जो हमारा एनवायरमेंट टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।